आज के लेक्चर के अंतर्गत पॉलिटिकल राजनीतिक विज्ञान में जैसा कि हीगल से संबंधित विचारों को बता रहे थे, जिसमें उन्होंने कई अलग अलग मंतव्यों में उन्होंने अपनी धारणाओं को प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन को लेकर जो ऐतिहासिक पद्धति उन्होंने दी कि इतिहास किस प्रकार से चिंतनशील प्रक्रिया के द्वारा विवेकशील युक्त प्रक्रिया के माध्यम से कैसे वो सामाजिक में परिवर्तन होता है, मनुष्य समाज में परिवर्तन करता है। तो इस बारे में हमने डिटेल से समझ लिया था। इसमें हमने द्वंद्वात्मक पद्धति को भी समझा था, सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया को समझा था, किस प्रकार से जिगजैग तरीके से जो प्रक्रिया जो रही है उसमें वाद प्रतिवाद संवाद जो एक प्रकार से चक्रण के माध्यम से ये जीवन में निरंतर चलता रहता है और यह देखा जाए तो विवेक पर निर्भर है। ओके, क्योंकि उन्होंने पूरा संसार ही उन्होंने एक प्रकार से विवेक पे ही बोल दिया था, पूरा संसार ही विवेक है। इस आधार से समझ सकते हो कि उनका जो चिंतन था वो काफ़ी विवेकशील और चिंतनशील रहा है। इन्होंने हर तरीके से, हर एंगल से, उन्होंने हर दृष्टिकोण से उन्होंने विवेक पर और चिंतन पर ही उन्होंने जोर दिया। पूरा संसार चिंतन से ही माना उन्होंने, साथ ही साथ मनुष्य का परिवर्तन भी चिंतनशील से ही है। तो जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव है तो उसके पीछे इनके जो एक केवल मूल बिंदु रहे हैं वो रहे हैं एक इतिहास के अकॉर्डिंग समाज में परिवर्तन। वो किस प्रकार से होता है वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके। फिर उसमें हमने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया था थोड़ा कि जो राष्ट्र की जो व्यवस्था है, राष्ट्र कैसा होना चाहिए। तो राष्ट्र में हम आपको 3 अंग बताए थे, जैसे कि परिवार है, नागरिक समाज है, राज्य है। तो परिवार और नागरिक समाज है, इनके बीच भी द्वंद्वता देखने को मिलती है, टकराव विरोधाभास देखने को मिलता है। तो राज्य के अंतिम परम लक्ष्य के रूप में उन्होंने माना था कि राज्य जो है वो मनुष्य का ही एक अस्तित्व है और मनुष्य देखे जाए, अगर मनुष्य अपने आप में अगर हर चीज़ में चिंतनशील हो जाएगा तो निश्चित ही राज्य का परोपकार होगा, राज्य निश्चित अपने में कल्याणकारी होगा। लेकिन राज्य जो होगा कुछ जैसे विवेक को नियंत्रण करने के लिए या कोई ऐसी स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने के लिए, सीमित रखने के लिए हर चीज़ की उन्होंने एक बात कही थी। और उन्होंने जो नागरिक समाज और जो परिवार था उनके बीच जो विरोधाभास है, क्योंकि परिवार जो है वो एक्चुअली में एक परिवार है, वो इकाई के रूप में है, संगठित है, निश्चित रूप में उसमें स्वार्थ नहीं है। जबकि नागरिक समाज उसमें स्वार्थ देखा जाता है, क्योंकि लोग परिवार के हित को लिए, अपने उत्थान के लिए वो निश्चित रूप से बाहरी आवरण है या बाहरी समाज जो है नागरिक समाज है उसमें जो व्यापार हो रहा है, अर्थव्यवस्थाएं हो रही हैं, लेन देन है, उसमें लोग अपना स्वार्थ करते हैं। वो किस लिए करते हैं? अपने हित के लिए। लेकिन अपने परिवार में ही, निजी अपने फैमिली में ऐसा स्वार्थ नहीं करते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे का परोपकार करते हैं, उनका विकास करने की राह पे निरंतर प्रयास करते हैं। और जबकि राज्य की बात आ जाती है तो राज्य में यही जो नागरिक समाज है, परिवार है, ये मिलकर काम करते हैं। तो राज्य एक अंतिम लक्ष्य के रूप में माना था उन्होंने। तो ये हमने ऑलरेडी सब कुछ बता दिए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अलगाव की संकल्पना है, हीगल के ही विचार है। तो अलगाव की संकल्पना को समझने हैं। इसके बाद और भी स्वतंत्रता संबंधी विचार समझेंगे। दास प्रथा के बारे में उन्होंने कुछ बताए हैं, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो अलगाव की संकल्पना में अगर आप समझोगे तो अलगाव आप देखते हो कि मनुष्य निरंतर अपने आप में प्रगति करता जाता है, राइट। और जैसे जैसे वो विकास करता है तो निश्चित ही वो अपने जीवन में जो उनके प्राचीन काल में या जो अतीत का जीवन है उस जीवन से और नया जीवन में वो बहुत सारे बदलाव कर लेता है। और ये बदलाव जब निश्चित रूप से हो जाता है, चाहे वो एक एज के अकॉर्डिंग हो या वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग हो या वो जीवन में जो वैज्ञानिक तकनीक व्यवहारवाद है उसके अकॉर्डिंग हो, राइट। तो ये आपस में वो जो एक दूरियां बनती जाती हैं, वो विकास की राह में जब चलता है, आगे बढ़ता जाता है, उसका समय निरंतर गुजरता जाता है, तो एक स्टार्ट का बिंदु है और एक अंतिम का बिंदु है। तो इनके बीच अलगाव देखने को मिलता है, जैसे समझते हैं। लेकिन ये जो अलगाव है उन्होंने चेतना से ही जोड़ा, हर चीज़ को उन्होंने चिंतन से ही जोड़ा। आप ये सोचिए कि कोई भी चीज़ है उन्होंने तकनीक को ज़्यादा उसमें नहीं लिया है। अगर कोई भी तकनीक ली है तो साइंटिफिक तरीका अगर लिया है तो उसमें उन्होंने चिंतन को ही देखा है।
कोई भी अस्तित्व है, कोई भी तत्व है, सब जगह चिंतन है। बिना चिंतन का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ऐसी तो इनके विचार ही थे, काफ़ी मनोभाव थे एक, और संवेदनशील विचार रहे, गुणात्मक विचार थे इनके। तो अलगाव की जो संकल्पना है इसके अंतर्गत, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो अपना एक कम एज में, हम बोल सकते हैं शैशव, जो शैशव का जो बालकाल है, ठीक, या शैशव की जो बच्चे, एकदम छोटे बच्चे जो होते हैं, वो शैशव अवस्था में होते हैं, और ये जब जैसे बड़े होते हैं, जब बड़े होते हैं, तो ये निश्चित तौर पर एक अपने इतिहास के अकॉर्डिंग तो परिवर्तन करते ही हैं, राइट। और दूसरी बात है, इसमें कई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे पहला, ये इतिहास का दर्शन यहाँ भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य जैसा जैसा बढ़ेगा तो उसके पीछे उसका एक इतिहास छिपा होता है। समय समय ही उसका एक इतिहास है, समय बढ़ता रहता है, समय चलता रहता है, तो उसका एक इतिहास है। दूसरी बात, सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिल जाएगा इसमें। पिछला लेक्चर आप एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा उसमें, शायद हो सकता है न समझ में आए। तो फिर आप देखोगे इसमें ये समय अवधि भी है और एक समाज में निरंतर परिवर्तन है। आप देखोगे कि ये जो व्यक्ति है, ये बच्चा है, और ये अपनी बच्चा में ये 5 साल का है और यहाँ पर 50 साल का है। इसके बीच जो डिफरेंस है वो 45 साल है। 45 साल में जो उसने अपने जीवन में घटित घटनाएं की हैं या जो भी कृत्य किए हैं, तो वो स्टार्टिंग बिंदु और लास्ट के जो बिंदु होते हैं, तो उनके बीच में एक अलगाव देखने को मिल जाता है। उसी को निश्चित रूप से अलगाव की संकल्पना कहते हैं। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस यही है कि जैसे माता पिता है, ठीक, माता पिता, माता पिता के जो बच्चे हैं, ये माता पिता है, माता पिता के ये बच्चे हैं, ठीक है। माता पिता के बच्चों में शुरुआत में बहुत प्रेम रहता है, सब कुछ रहता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो निश्चित रूप से एक समय में माता पिता जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, ये इससे, ये बच्चा जो होता है अपने माता पिता से मतलब जब विकास करने लगता है, तो इसकी जो प्रेम शुरू का होता है, ठीक, जितना लगाव शुरू में होता है वो लगाव नहीं रहता है, और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता जाता है, और बच्चा अपने माता पिता से दूर जाने लगता है, बाहर जाने लगता है, हर चीज़ करने लगता है। तो वो कहीं ना कहीं जो माता पिता के जो करीबी बच्चा था, एक हृदय का एक टुकड़ा था शुरुआत का, उस हिसाब का बच्चे में वो चेतना या वो चीज़ें स्पष्ट देखने को नहीं मिलती हैं। इसीलिए इनके बीच में फिर क्या होता है कि आपस एक अलगाव देखने को मिल जाता है। अलगाव का मतलब यही होता है कि कोई अस्तित्व की वस्तु है या कोई दूसरी वस्तु है, इनके बीच में जो दूरगामियाँ हैं या दीर्घकालिक समय में जो एक, आप देखोगे दीर्घकालिक समय में इनके बीच का जो एक पूरा स्पेस है या समय का स्पेस हम ले सकते हैं, तो वही बोला जाता है उसका एक अलगाव। तो मनुष्य अपना विकास की राह को प्रगति करता जाता है, तो वह निश्चित रूप से वो जिस पॉइंट से अपने को विकास करता है और अंतिम पॉइंट के बीच में जो उन्होंने अपने जीवन काल में जो समस्याएं की हैं या जिन परिस्थितियों से गुजरा है या उसने जो भी विकास किया है, तो वो अपने स्टार्ट और लास्ट पॉइंट के बिंदु का जो क्षेत्र होता है वो उसका एक प्रकार का अलगाव की ही स्थिति देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब बात यहाँ भी आती है कि जैसे मनुष्य की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, तो उस हिसाब से वो देखने को मिल जाता है उस अलगाव। ठीक है, और इच्छाओं पे अलगाव में की एक संवेदना ये हो जाती है कि जैसे मनुष्य की इच्छाएं शुरुआत में क्या होती हैं और लास्ट में क्या होती हैं और समय के साल क्या होती हैं, तो उसमें परिवर्तन होता जाता है। तो वो जो एक अलगाव, एक एक इच्छा है और वो दूसरी इच्छा है, तो इस इच्छा और इच्छा के बीच में अलगाव देखने को मिल जाता है। स्टार्टिंग या आप कह सकते हैं मनुष्य की एक सोच ये है, ठीक है, और एक दूसरी सोच ये है। वो कल ये सोच रहा है और 2 दिन बाद ये सोचने लगता है, तो वो इस सोच और इस सोच के बीच एक प्रकार का अलगाव है। अलगाव का मतलब दूरियां एक प्रकार का होता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अगर हम और एग्जाम्पल अगर लेना चाहे, तो जैसे युवक युवती हैं, युवक और युवती हैं, इनका एक प्रकार से प्रेम होता है, इनका आपस में बहुत प्रेम होता है। ये नया जोड़ा है, नया शादी शादी हुई है और नया जोड़ा के बीच एक प्रेम आकर्षित है, या आप एक दूसरे से बहुत आकर्षित हैं, काफ़ी प्रेम करते हैं। ठीक है? अब क्या होता है कि इनका जो लगा अलगाव है, इनका जो अलगाव है, इनका आपस में तो अलगाव नहीं है, आपस में इनका प्रेम है, लेकिन इनका अलगाव ये जिस माता पिता से आए हैं, ये बच्चा जिस माता पिता से आया है, तो इनके बीच देखना आप अलगाव देखने को मिल जाए। ठीक,
के बीच अपने माता पिता से ये ज़्यादातर दूरियां ऐसी इनकी बनती जाती हैं, तो ये स्थिति अलगाव होती है। तो आप देखते हो फैमिलियों में यही होता है कि जैसे बेटी कहीं बिहार दी जाती है उसकी, तो उसका अलगाव माता पिता से वो एक लगाव नहीं रहता है और वो अलगाव की स्थिति बन जाए। अलगाव की स्थिति का मतलब यही होता है कि अपनी जो एक तो होता है लगाव, आकर्षण, एक होता है आकर्षण और उसका अपोजिट है अलगाव। अलगाव का मतलब है आकर्षण से दूर होना। तो कोई चीज़ है और इस चीज़ का पॉइंट बिंदु है, तो इनके बीच में पहले कोई संबंध रहा है, ठीक, वो रहा है लगाव की स्थिति में। अब वही समय के साथ जैसे परिवर्तन होता गया तो वो एक चीज़ बन जाती है अलगाव में, ठीक, क्योंकि वो उस चीज़ों को भुला देता है। एक उनका संबंध तो रहता है, उसका संबंध तो रहता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं रह जाता, एक प्रकार का प्रत्यक्ष सा हो जाता है, ठीक है। वो समय के साथ वो कंडीशन बदलती जाती है, तो वो उस अकॉर्डिंग मनुष्य ढल जाता है। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और भी चीज़ें जैसे अगर हम बताएं विज्ञान तकनीक में आप अगर ले लो, तो विज्ञान तकनीक में देखो स्टार्टिंग में औद्योगिक क्रांतियाँ हुई, ठीक है। आपने देखो औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक, 1600 में क्रांति हुई, 1688 में क्रांति हुई थी, गोरखपुर क्रांति, औद्योगिक क्रांतियाँ जो हुई, तो मनुष्य ने जैसे जैसे पुनर्जागरण देख लो, तो जैसे जैसे मनुष्य तकनीक में विकास करता गया, ठीक है, और नए नए सोर्स जुटाने लगा, संसाधन जुटाने लगा, उनका विनिर्माण करके वस्तुओं का निर्माण करने लगा और उनसे साथ संसाधनों का प्रयोग करते हुए जीवन में सभी चीज़ों को जो मनुष्य अपनी इच्छाएं थी, जो भौतिक संसाधन थे, उनका प्रयोग करने लगा। तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, इस चीज़ से इस चीज़ की प्रगति करने लगा। ओके, तो क्या होता है कि जो नया पॉइंट है यहाँ पे जो चीज़ें खोजी थी, अब उस पर उसका कोई अब मतलब नहीं रहा है, लेकिन उसका संबंध तो रहा है इससे, उसका संबंध इस बिंदु का इससे इससे संबंध तो रहा है। लेकिन बात ये आती है कि वो इस पर अब ज़्यादा फोकस नहीं करता है। वो समझता है कि ये चीज़ जो है ना वही चीज़ है, ये नवीनतम जब चीज़ थी तो इसे काफ़ी इसकी एक प्रतिष्ठा थी, काफ़ी चीज़ लोग उनको मानते थे। लेकिन जब जैसे ये तकनीक में विकास होता गया तो इसकी जो एक अपना एक प्रतिष्ठा होती है, मनोबल होता है हर चीज़ का, एक नई नई सोर्स होता है, उसके प्रति जो एक संक्षिप्त चीज़ें होती हैं वो स्पष्ट रूप से उस इसमें बदलाव जैसे धीरे विकास होगा तो इसमें परिवर्तन, इसका कोई महत्व इतना नहीं रह जाता, लेकिन इसका एक जुड़ाव इससे बना रहता है। तो लेकिन वो जुड़ाव नहीं रहता है जो स्टार्टिंग बिंदु रहता है। तो ये तकनीक में भी एक अलगाव देखने को मिलता है। आप कहीं भी ऐड कर सकते हो जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड क्या कर रहा है, निरंतर फैल रहा है ना, निरंतर ब्रह्मांड फैल रहा है। तो ब्रह्मांड जिस बिंदु से मतलब ये विस्फोट हुआ था, अब वो निरंतर फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच, लेकिन इस ये पूरा समय अवधि रही, इसका एक विस्तार रहा है, समय का रहा है, तो निश्चित रूप से इसका संबंध तो इसी से है, इसका संबंध तो इसी से है। लेकिन बात है कि वो समय के साथ उसमें परिवर्तन हो जा रहा है, तो इसके और इसके बीच में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ये इसकी अलगाव की स्थिति, यानी समय के साथ मनुष्य या कोई प्रकृति है, कोई चीज़ ले सकते हो, वो बदलती जाती है, उसमें कहीं ना कहीं एक लगाव था, वो अब अलगाव की अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो ये इन्होंने चिंतन से ही, इन्होंने चेतना सार की प्रक्रिया के माध्यम से ये अलगाव की संकल्पना को दिया था। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें स्पष्ट हो गई और ये जीवन में होता रहता है। तो काफ़ी अच्छा अलगाव की संकल्पना अच्छे से उन्होंने स्पष्ट किया था। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होंगी आपको, अगर नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो चलिए, अब दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो राष्ट्रहित की बात की थी, तो राष्ट्रहित की छोड़ो, राष्ट्रहित के हम बाद में बात करते हैं। पहले हम दास प्रथा को लेकर और बात कर लें कि दास प्रथा को से संबंधित इनके जो विचार रहे हैं काफ़ी संवेदनशील और सक्रिय विचार रहे हैं। इन्होंने दास प्रथा को लेकर के जो बात कही है वो काफ़ी रुचि एवं आकर्षणीय बात है, आश्चर्यचकित बात है। देखो दास प्रथा को लेकर उन्होंने एक मंतव्य अपना जो दिया था वो यही दिया था कि जो दास है वो एक दास नहीं है। अर्थात इसका मतलब क्या है, दास तो है वो एक, अर्थात दास नहीं है। इसका अर्थ है कि ये हुआ, पहले इसको हटा दें फिर हम बता दास प्रथा, दास प्रथा के बारे में अगर आप समझना चाहो तो इनकी जो दास प्रथा रही है, इन्होंने दास प्रथा में 3 गुण बताए हैं। दास प्रथा के मतलब कि एक जो दास होता है उसमें 3 गुण को अर्जित करना चाहता है। 3 गुण अर्जित कौन कौन से करना चाहता है,
वो सबसे पहले करना चाहता है ज्ञान, ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। और ज्ञान अगर उसे प्राप्त होता है, वो पहला तो उनका एक सेगमेंट यही था, पहला फर्स्ट पॉइंट, वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। दूसरा है वो स्वयं पर प्रकृति का नियंत्रण, स्वयं पर प्रकृति का नियंत्रण करना चाहता है। एक तीसरा है आत्म संयम, धैर्य, पेशेंस। आत्म संयम, अपने आप में एक पेशेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंट या पेशेंस। तो ये जो ज्ञान है, प्रकृति का नियंत्रण है, आत्म संयम है, ये हर दास है जो वो ये चीज़ें अर्जित करना चाहता है। वो अर्जित क्यों करना चाहता है? इसका एक रीज़न उन्होंने यही बताया है, वो इसलिए अर्जित करना चाहता है कि आप वो अपने जीवन में एक सद्गुणी बन सके और निश्चित रूप से वो उस व्यक्ति के समान बन सके जिसका वो दास है। लेकिन इनकी एक सॉरी थोड़ा जुकाम हो गया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो दास प्रथम उन्होंने जो ज्ञान की बात की है और प्रकृति का नियंत्रण और आत्म संयम है, ये तीन जो मूल तत्व बताए हैं, इन मूल तत्वों का महत्व यही है कि वो निश्चित रूप से इन चीज़ों को अगर वो प्राप्त कर लेता है और इन चीज़ों को प्राप्त कर लेता है तो निश्चित वो सद्गुणी बन जाता है, निश्चित रूप से वो सद्गुणी बन जाता है। और सद्गुणी अगर वो बन जाता है तो इसका जो स्वामी है, जिसका ये दास है, उसका जो स्वामी है वो सद्गुणी न रहकर निर्गुणी बन जाता है। यानी कि इसके वो विपरीत हो जाता है किसी कंडीशन बेस पे। क्यों? वो समय के साथ परिवर्तित हो। जैसे नया व्यक्ति, जैसे किसी को अगर दास बनाते हो, ठीक, दास बनाते हो, तो वो व्यक्ति हमेशा ये चाहता है कि हम इस चीज़ से मुक्त होना चाहता है, तो नीचे निरंतर वो मेहनत करता है, प्रयास करता है। वो निरंतर जब मेहनत करता है, प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से वो एक समय बाद वो क्या करता है, इन चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। तो 100% है वो ज्ञान को अर्जित कर लेता है, प्रकृति का नियंत्रण, आत्म संयम रख लेता है, तो एक सद्गुणी व्यक्ति बन जाता है। अब जब वो सद्गुणी बन जाएगा तो जिसके हम वो दास है, यहाँ पे वो दास है, वो दास वहाँ नहीं रह जाता है, वो उस स्वामी से बढ़कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो स्वामी से बढ़कर हो जाएगा। तो वो एक समय पर ये जो व्यक्ति है जिसके यहाँ वो दास है, ये व्यक्ति जो है वो इसकी नीचे हो जाएगा, यानी कि इसके अंडर में आ जाएगा। निश्चित रूप से ये व्यक्ति जो है, जो स्वामी था, जो स्वामी था, वो एक्चुअली में स्वामी एक्चुअली में क्या बन जाता है, वो निर्गुणी बन जाता है। या आप ये कह सकते हो कि इनके पास जो होते हैं कोई गुण अर्जित करने के लिए शेष नहीं रह जाता, कोई गुण अर्जित करने के लिए स्वामी के पास नहीं रह जाते हैं, जबकि वो व्यक्ति जो है दास, वो एक सद्गुणी व्यक्ति बन जाता है। तो दास प्रथा को लेकर के कोई ज़्यादा तब इन्हें विचार नहीं दिए थे, नॉर्मली दिए थे कि दास जो होते हैं वो अपनी स्वयं की एक स्थिति में सद्गुण अर्जित करना चाहता है, जिसमें हमने आपको क्लियर कर दिया है। और जबकि स्वामी जो होता है वो सद्गुण से शून्य हो जाता है। वो पहले, ये दास जो है, वो दास जो होता है वो सद्गुणी बन जाता है, जबकि स्वामी जो है वो एक सद्गुण से निर्गुण, या उसके अंतर्गत अवगुण तो नहीं आते हैं, लेकिन वो सद्गुण से शून्य हो जाता है। यानी कि उसको सद्गुण की जो जिस समय उसके पास ज्ञान चीज़ें थी, वो जब दास एक सद्गुणी बन जाता है तो निश्चित रूप से स्वामी जो उसका है, उसके पास कोई दास जैसी कोई चीज़ें नहीं रह जाती, वो शून्य हो जाती हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो होते हैं ना, जो उन्होंने कहा है कि स्वामी होते हैं, ये दास को अपने अंडर में रखते हैं, उनको भय दिला करके या कुछ उनको लालच दे करके। ठीक है। और जब वही ये जो दास है जब जागृत होगा, निश्चित रूप से जब जागृत होगा कालांतर में, तो वह अपने को मुक्त करके इसी जो सद्गुणी जो स्वामी है, इन पर ही क्या कर लेंगे, वो फिर नियंत्रण कर लेंगे, या इनके अंडर, इनको अंडर में कर लेंगे, इन पर राज करने लगेंगे। का मतलब तो एक ये और हो गया कि कोई व्यक्ति, जैसे ये स्वामी है, ये पहले सद्गुणी था, ये दास है। ठीक है। पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? इनका कॉन्ट्रैक्ट दास मालिक का है, राइट। और जब दास है तो ये जो दास है तो निश्चित रूप से ये अपनी इन वंचनाओं से या इन स्थितियों, जो समस्याओं से वो ग्रस्त है, ओके, जिस प्रकार का वो जीवन जी रहा है, उस जीवन से वो बाहर निकलना चाहता है।
वो बाहर निकलना चाहने के लिए उसे वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहता है, प्रकृति का नियंत्रण करना चाहता है और आत्मसंयम। अगर ये चीज़ों ये कर लेता है तो एक समय के बाद वो व्यक्ति सद्गुणी बन जाएगा। वो सद्गुणी बन करके इस दास पर, ये स्वामी है, इस पर क्या करने लगेगा, वो राज करने लगेगा। ठीक। और जैसे ही राज करेगा तो ये जो व्यक्ति है, ये इसका जो सद्गुण है वो शून्य हो जाएगा। मतलब एक कंडीशन ऐसी आएगी। इनका एक प्रकार की कल्पना है, ये एक विचार है, भविष्यवाणी है। वैसे ऐसा होना इम्पॉसिबल है। जो सद्गुण है वो तो है ही, स्वामी जो है वो तो है ही। मान ये बन जाएगा तो ये अपने लिए हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इस पर राज कर लेंगे, लेकिन उसको राज करने का मतलब ये है कि समय के साथ बदलती हैं स्थितियाँ, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ये श्योर कह नहीं सकते हो ना। सॉरी। तो इनके विचार ऐसे ही थे कि समय के साथ परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से दास जो है वो स्वामी बन जाएगा और स्वामी जो है वो सद्गुण से शून्य हो जाएगा। तो इसलिए दासता से मुक्त होकर नए समाज का ये सर्जन करेंगे। ये जो दास हैं ये फिर क्या करेंगे, जिस दासता में ये फंसे हुए हैं, इससे जब ये बाहर निकलेंगे तो फिर ये जब स्वामी बनेंगे और स्वामी बनकर जो जब इस पे राज्य करेंगे, इन स्वामियों पे राज्य करेंगे, तो निश्चित ही नए समाज का सर्जन करेंगे, नया समाज आएगा। ठीक है। और ये कंडीशन तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये सामाजिक परिवर्तन का ही एक रूप है और सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत एक ऐतिहासिक परिवर्तन है जो चिंतनशील और चेतना से जुड़ा हुआ है और जो निरंतर जो है वो किस प्रकार से, मैंने आपको प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से आपको क्लियर कर दिया। ठीक है। तो ये इसी के अंतर, ये पूरा वाद प्रतिवाद ये सब उसी में चलता है। नहीं समाज ये आंतरिक एक हिस्सा के रूप में आप समझ सकते हैं। और जैसे आप समझते हो कि पूंजीवादी वर्ग है और एक निर्धन वर्ग है। ठीक। ये बुर्जुआवादी है, ये सरभारा, ये भी एक प्रकार के दास है ना, तो ये भी इनके दास ही तो समझ सकते हो। और जब इनके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी, ज्ञान आ जाएगा, प्रकृति का नियंत्रण हो जाएगा, आत्मसंयम होगा, तो निश्चित रूप से ये नियंत्रण कर लेंगे। तो जब इस पर ये नियंत्रण हो जाएगा तो ये नया समाज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, नया समाज। तो इनके विचार कहीं ना कहीं मार्क्स से भी संबंधित हैं, एक मार्क्स से थोड़ा जुड़े हैं, लेकिन मार्क्स के विचार जो रहे हैं वो भौतिकतावादी चिंतन से रहे हैं। मानववादी और भौतिकतावादी मिले जुले रहे थे, जबकि इनके भौतिकतावादी चिंतन तो नहीं है, इन्होंने भौतिक तत्वों को ही चेतना से ही देखा था। तो इनके विचार जो है ईगल के वो सॉरी नैतिक शास्त्र से जुड़े हुए हैं, नीति शास्त्र से मान समझते हो, नीति शास्त्र विवेक से जुड़े हुए हैं। मार्क्सवाद के भौतिकवाद से जुड़े थे। तो बस बेसिक डिफरेंस यही है। वैसे इनके विचार इनसे ही संबंधित रहे हैं थोड़े बहुत मार्क्स से। तो उन्होंने दास की जो प्रथा दी थी वो इसीलिए दी थी, यह सर्वहारा वर्ग है और ये इस पर नियंत्रण कर लेगा। ये दास है, ये किसी भी स्वामी नियंत्रण कर लेंगे और अपना एक नया समाज को सृजन करेंगे। और इनकी जो दास्ता जो ये फिर है, ये दास्ता का जीवन व्यतीत करने लगेंगे। कौन, स्वामी। ये जो नए व्यक्ति हैं, ये दास हैं, ये स्वामी बन जाएंगे। तो ये एक समाज में नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये एक सामाजिक परिवर्तन, इसकी पूरी एक ऐतिहासिक पद्धति है जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके। चलिए, तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। दास प्रथा, अलगाव की संकल्पना है, दास प्रथा है, स्पष्ट हो गया। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता संबंधी जो विचार रहे हैं, देखो उन्होंने स्वतंत्रता को पूरा खुला तो नहीं छोड़ा है, एक स्वतंत्रता को राज्य के एक नियंत्रण में रखा है। और राज्य तो एक राज्य कैसा है, जब सभी मनुष्य चिंतनशील रहेंगे, विवेकशील रहेंगे, तो निश्चित ही राज्य भी विवेकशील रहेगा, राज्य चिंतनशील रहेगा। राज्य की जो प्रक्रियाएं हैं, विधि है, निर्माण प्रक्रिया है, जो निर्णय परक सिद्धांत हैं, जो निर्णय परक विचार होंगे, वो निश्चित रूप से वहाँ पर जो मनुष्य हैं, ठीक, वो वैसे भी संवेदनशील और वो एक मनोवृत्ति, एक सकारात्मक मनोवृत्ति से वो समझदार हैं। तो यही कह सकते हैं कि वो जो राज्य रहेगा वो निश्चित रूप से एक विचारात्मक राज्य रहेगा, एक विवेक से युक्त राज्य रहेगा, चिंतनशील राज्य रहेगा। और वो वहाँ पर जो भी स्वतंत्रता मिलेगी वो एक्चुअली में एक सीमित तरीके से रहेगी। स्वतंत्रता को उन्होंने पूर्ण रूप से खुला
उन्होंने एक प्रकार से दिया तो है, वो स्वतंत्रता संबंधी उन्होंने विचार अपने, मैंने नैतिकता स्वतंत्रता की जो बात की थी, जो नैतिक स्वतंत्रता थी वो एक्चुअली मनुष्य की एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी। ओके, अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता में तो वो हर कृत्य करने के लिए स्वतंत्र है, मनुष्य सब कुछ कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर कोई चिंतन से भटकते हो तो निश्चय रूप से वो स्वतंत्रता के समीपरत नहीं है, उससे आप दूरी बना रहे हो। तो वो चीज़ पे स्वतंत्रता पर जो नियंत्रण करेगा वो राज्य करेगा, और राज्य की जो विधि व्यवस्था रहेंगी वो निश्चित रूप से वहाँ पर जो लोग रहेंगे वो उन पर नियंत्रण करके रहेंगे, और इस स्वतंत्रता को वो मनुष्य को सही राह दिखाने के लिए या मनुष्य को चिंतनशील राह दिखाने के लिए स्वतंत्रता को उन्होंने सीमित रखा था, वो राज्य द्वारा नियंत्रण रहेगी। तो उन्होंने यही माना है जो आपने द्वंद्वात्मक पद्धति पढ़ी थी, जैसे द्वंद्वात्मक पद्धति में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था किस प्रकार से जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वो कई प्रकार से देखने को मिल जाती है। द्वंद्वात्मक पद्धति जो है इनकी एक विवेकशील चिंतनशील से ही है, चिंतनशील से इनकी जुड़ी हुई द्वंद्वात्मक पद्धति है, और द्वंद्वात्मक पद्धति में सामाजिक परिवर्तन और चेतना के अनुसार जो ऐतिहासिक परिवर्तन होता है उनके बीच जो देखने को मिलती है द्वंद्वात्मक पद्धति, उसके विषय में हमने स्पष्ट किया था। और देख आप अगर द्वंद्वात्मक पद्धति को और समझना चाहो तो एक जैसे परिवार ले लो, ठीक, और नागरिक समाज ले लो। ये नागरिक समाज है, ये परिवार है सबके छोटे छोटे, ठीक। तो परिवार और नागरिक समाज है, इनके बीच भी द्वंद्वात्मक पद्धति देखने को मिलेगी। क्यों? द्वंद्वात्मक पद्धति का एक विरोधाभास का मतलब आप समझ सकते हो, एक दोनों के बीच विरोधाभास होता है, वो है तो द्वंद्व की स्थिति। जैसे नागरिक समाज है ये स्वार्थी होता है, जबकि परिवार है वो स्वार्थी नहीं है, परिवार के जो लोग मुखिया हैं वो स्वार्थी नहीं है, वो एक दूसरे पर परोपकारी हैं। और जबकि ये लोग जो होते हैं वो निश्चित रूप से अपने परिवार के प्रति तो उनका रवैया एकदम ठीक होता है, संवेदनशील, नैतिक युक्त शिक्षा से होता है, स्वार्थ से रहित होता है। जबकि यहाँ अगर आप देखोगे नागरिक समाज में, नागरिक समाज के अंतर्गत ये अपने स्वार्थ के लिए कृत करने लगते हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए कृत करने लगते हैं। तो इनके और इनके बीच में नागरिक समाज और द्वंद्व और परिवार के बीच एक द्वंद्वता देखने को मिलती है, वो भी द्वंद्वता है। तो इनसे क्या होता है, यहीं से तो स्वतंत्रता उत्पन्न होती है। इन्होंने ऐसी बात कही, स्वतंत्रता का जो अस्तित्व आता है वो आता है राजनीतिक के अंतर्गत है, राज्य की नैतिकता के अंतर्गत स्वतंत्रता उत्पन्न होती है। वो एक्चुअली में परिवार और नागरिक समाज के बीच जो एक टकराव देखने को मिलता है, विरोधाभास, वहीं से एक मध्यम की अवस्था जो है वही स्वतंत्रता है। मध्यम की अवस्था, जैसे वाली अवस्था मध्यम की अवस्था है, ये स्वतंत्रता। ओके, तो द्वंद्वात्मक संघर्ष जब आपस में होता है दोनों के बीच में, तो फिर इसके बाद जो अस्तित्व में आती है वो आती है आपकी स्वतंत्रता, जो राज्य की एक विवेक चेतना का साकार प्रतिभा है। और जो राज तो इन्होंने मूर्त रूप वैसे ही दिया है, तो इनकी स्वतंत्रता भी कौन सी है, वो मूर्ति ही रहेगी, ठीक है। जो स्वतंत्रता है यह है एक प्रकार की इनकी मूर्त है। क्यों? जब राज्य इन्होंने मूर्त बताया है, राज्य को मूर्त बताया है, लेकिन इसकी क्रिया प्रणाली है, जो विधि प्रणाली है, जो लोग करेंगे वो नैतिक चिंतन से जुड़ी हुई है। राज्य तो उनकी एक मूर्त रूप है जो एक समाज समुदायों से मिलकर बना है। अब बात ये आती है कि राज्य स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता भी मूर्त है, क्योंकि राज्य के द्वारा निरंतर रहेगी। और निश्चित ही स्वतंत्रता अगर देखी जाए तो जो भी व्यक्ति है, ठीक, जो भी व्यक्ति है अगर इस अपनी नियम और अपनी चेतना के अनुसार कोई भी विधि है, जैसे राज्य की है, ठीक, कोई भी विधि है राज्य की जो बना रहे हैं, निश्चित रूप से जो कोई भी विधि बनाई गई है, अगर उसके प्रति लोगों का रवैया संवेदनशील है, ठीक है, और उत्कृष्ट है, में जो एक विश्वास पात्र की भावना है, तो 100% है, तो वो चिंतन का गुण से युक्त है और वो स्वतंत्रता देखने को मिलती है। जो कानून का पालन करेगा, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कानून का पालन करना ही स्वतंत्रता है। वो राज परिप्रेक्ष्य में है, व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में एक नैतिक स्वतंत्रता की अलग बात है, यहाँ पे स्वतंत्रता एक अलग बात। दो प्रकार की स्वतंत्रताओं की उन्होंने बात की थी। और उन्होंने उदारवादी संकल्पना जो स्वतंत्रता थी उसका खंडन किया था। उदारवादी संकल्पना पे तो किसी प्रकार का राज्य का नियंत्रण ही नहीं है, वो तो उदारवादी संकल्पना आपने पढ़ी हो, उदार मैंने
बताई थी, जॉन लॉक के विचार जो थे उसमें जो उन्होंने स्वतंत्रता की बात कही थी, वो स्वतंत्रता खुली स्वतंत्रता थी, ठीक, पूर्ण रूप से खुली थी। ओके, और प्राकृतिक स्वतंत्रता थी, इसलिए उन्होंने पूर्ण रूप से स्वतंत्र को माना था, और राज्य का कोई नियंत्रण भी नहीं था। लेकिन इस स्वतंत्रता पे उन्होंने राज्य का नियंत्रण रखा है कि कानून विधि का अगर पालन करते हो तभी आपकी स्वतंत्रता। अगर आप इसका कोई भी दुरुपयोग करते हो तो वो राज्य सुनता नहीं। लेकिन दुरुपयोग की उन्होंने ऐसी बात इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने मनुष्य को चिंतनशील और विवेक से युक्त व्यक्ति माना ही है। ओके, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो स्वतंत्रता के हेगल के स्वतंत्रता संबंधी जो औपचारिक स्वार्थ निस्सार की व्यवस्था की जो बात करते हैं, निश्चित रूप से स्वतंत्रता को इन्होंने एक प्रकार से पूर्ण रूप से तो सीमित नहीं करते हैं, बस एक है कि आप उस चीज़ को नियंत्रण रखें, हर चीज़ को कृत करें। और व्यक्तिगत नैतिक सुनता है, इसको वो खुला छोड़ते हैं। दो प्रकार की सुनताओं की बात करते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इनकी आलोचना, थोड़ा अगर कोई किसी ने की है तो हर्बर्ट मार्क्यूज हैं। हर्बर्ट मार्क्यूज जो रहे हैं विचारक, काफ़ी प्रसिद्ध विचारक रहे हैं। ये देखा जाए तो इन्होंने यही कहा है कि जो हेगल की स्वतंत्रता है का जो विचार है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इन्होंने आलोचना सीधी सीधी उनकी स्वतंत्रता को लेकर की है, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता को एक तो नैतिक स्वतंत्रता के रूप में देखा है जो व्यक्तिगत है, जो चिंताशील से जुड़ी हुई है, और एक स्वतंत्रता उन्होंने राज्य के माध्यम से देखी है। तो इनकी दो प्रकार की स्वतंत्रता है, तो इनके बीच में आपस में देखोगे तो एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, टकराव की स्थिति, द्वंद्व की स्थिति देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से इन्होंने हर्बर्ट मार्क्यूज ने कहा है कि इनको स्वतंत्रता पर एक बार विचार करना चाहिए, और नागरिक समाज जो है नागरिक समाज जो होता है वो कहीं ना कहीं इस पर हावी होता है। क्यों? नागरिक समाज स्वार्थवादी है, और नागरिक समाज जब स्वार्थवादी है तो निश्चित रूप से परिवार है, परिवार को जो व्यक्ति स्वार्थ नहीं होता है, तो यहाँ इसका एक प्रकार से इसका प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ मुझे। निश्चित रूप से रहेगा। और दूसरा है, इसका प्रभाव राज्य पर भी रहेगा। ये तो स्वार्थी है ना, तो स्वार्थी जो जीवन होता है वो हमेशा क्या चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण करना चाहता है, तो राज्य पर भी तो नियंत्रण रखेगा। और जब राज्य पर नियंत्रण रखेगा तो वहाँ की स्वतंत्रता है, उस पर हस्तक्षेप तो भी तो कर सकता है। इसलिए इन्होंने कहा है मार्क्यूज ने कि स्वतंत्रता संबंधी विचार पर जो हीगल के विचार है उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो नागरिक स्वतंत्रता पर ये बाधा डालती हैं। एक तो डालती है नागरिक, यही नागरिक समाज डालता है, स्वार्थवादी है ना ये दूसरी है द्वंद्वात्मक स्थिति देखने को मिल जाती है। तो इस आधार पर स्वतंत्रता पर इन्होंने विचार करना चाहिए। ये इनके थोड़ा विचार है। मूल्यांकन अगर आप करना चाहो तो आप जानते हो कि इन्होंने चिंतनशील प्राणी को माना है। दूसरी बात, इन्होंने प्राकृतिक रूप को सभी को चिंतन से जोड़ा। तत्व मीमांसा, और चाहे कोई भी अस्तित्व हो या ज्ञान मीमांसा है, इनका अपना एक मिला जुला रूप है, वो है चिंतन से। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आप चीज़ को समझ सकते हो, हर चीज़ को, लेकिन इस ब्रह्मांड का पता तभी लगा सकते हो जब आप ज्ञान मीमांसा का प्राप्त करके जानकारी कर सकते हो। वैसे तो इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अगर किसी चीज़ को टच करते हो तत्व मीमांसा के अंतर्गत, तो वो चीज़ से हम जानकार हो जाते हैं, उस चीज़ से हम अवगत हो जाते हैं। लेकिन हम वास्तविक ज्ञान को कैसे समझते हैं, उसके लिए ज्ञान मीमांसा की जानकारी होती है। तो उन इंद्रियों का हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मूल्यांकन में ये भी लिख सकते हो। मूल्यांकन के अंतर्गत देखोगे तो सामाजिक परिवर्तन है, वो निरंतर बदलाव कैसे करता है, ये भी कर सकते हो। मूल्यांकन में ये चीज़ है। अगर निगेटिव पॉइंट अगर आप देखना चाहोगे तो ये आप दे सकते हो कि निगेटिव पॉइंट में परिवार, वर्तमान में अगर जोड़कर देखोगे तो वर्तमान में तो वैसे भी परिवार में भी एक स्वार्थपन देखने को मिलता है। वैसे इन्होंने स्वार्थ परिवार में नहीं देखा है, परिवार में अब वर्तमान में स्वार्थ देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आप बोल सकते हो। नागरिक समाज की जो बात उन्होंने स्वार्थी कही थी वो तो बात सही है, ठीक। और जैसे इन्होंने और भी अगर आप आलोचना करना चाहो मूल्यांकन के तहत है,
समालोचनात्मक मूल्यांकन जो होता है उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। बहुत सारे विचार हैं, अपने अपने विचार जब पढ़ोगे तो आप निश्चित रूप से वो चीज़ें निकाल लोगे। ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। जो उनके स्वतंत्रता संबंधी विचार रहे हैं, दास प्रथा संबंधी जो विचार रहे हैं, अलगाव से विचार रहे हैं, इस लेक्चर के अंतर्गत मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब इससे जुड़े जो भी प्रश्न होंगे मुझे लगता है आपको बन जाएंगे, एक दो बार आप इसको रिवाइज कर लोगे, 100% बन जाए। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ PDF वगैरह मिल जाए। चलिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बढ़िया रहेगा, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के हित के लिए। मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ, कुछ ज्ञान मिलेगा तो अच्छा ही रहेगा। और अगर आप चैनल को देखते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते लें, ताकि मेरा चैनल आगे आगे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे।